हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरी एसएससी जीडी के लिए लगातार प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास आ रही है। ठीक है, सुपर 10 के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मैं क्या करने वाला हूं और क्या मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का मेरा ये पहला क्वेश्चन है। बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जो एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन, मैंने कहता हूँ यही डिजिट आपको रखे मिलेंगे, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि देखो मेरी आज की क्लास का ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये परसेंटेज का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी ये मत समझना कि मैं क्लास में आपके लिए लो क्वेश्चन, जैसा भी देखो आप लोग देख रहे हो, आपकी मैथ पता नहीं किस लेवल की है। ठीक है, मुझे नहीं पता है। आप लोग ये मत समझना कि मैं आपके लिए लो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ या हार्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मैं आपके लिए सारे कंबाइंड क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जितनी भी क्लासें आएंगी, मेरी लो क्लासें भी आएंगी, मॉडल लेवल की भी आएंगी, तो हार्ड लेवल की भी आएंगी। ठीक है, जिससे हर प्रकार की आपकी तैयारी हो जाए। किसी भी प्रकार का कैसा भी पेपर आए, ठीक है, उसमें आप ये ना कहो सर मैंने ऐसे क्वेश्चन तो करे ही नहीं थे। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का मेरा ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन है। दिया हुआ है यदि एक संख्या का 65% 325 है तो संख्या का 25% है। मैं एक बार अपने सुपर 10 के बारे में और बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ पर जो आपकी सुपर 10 की क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपकी स्पीड को इंक्रीज कराना। किसको? सिर्फ और सिर्फ स्पीड को इंक्रीज कराना। तो वही उद्देश्य से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखो यदि एक संख्या का 65% 325 है, एक संख्या का 65% 325 है तो संख्या का 25% कितना होगा। अब देखो यहाँ पर x मानो x का 65% 325, वो सब तरीके आपको नहीं करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या का 65% जो है 325 है, 65% ही 325 है। तो मैंने मान लिया 325 और यहाँ पर परसेंटेज में 65% के बराबर है। ठीक है, तो संख्या का 25% निकालना है। तो यहाँ पर 25% आपको संख्या का निकालना है। बच्चे देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो कर देते हैं 325/65 इंटू 100 कर देते हैं, 100 करके गुणा भाग करके निकालते हैं वैल्यू को। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो संख्या का 25%, उसके बाद उसका 25% निकालने पड़ते हैं। व्यर्थ अपना टाइम लॉस करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको निकालना है। ये देखो हमारा 13 से कट जाएगा, 13 पच्चे 65 और 13 दूना 26 और यहाँ पर होता है 6, 13 पच्चे 65 और यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 25। तो ये देखो हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रण का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर टाइपिंग क्या मिस्टेक हुई आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:5 बनाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि पहले देखो कोई ये जो हमारा 60 लीटर मिश्रण है वो किस अनुपात में था वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। वो यहाँ पर देखो 3:7 में था। ठीक है, जो हमारा ये 60 लीटर मिश्रण है ये हमारा 3:7 में था। किस में था? 3:7 में था। 60 लीटर जो हमारा ये मिश्रण है, ठीक है, यहाँ देखो मैं लिखे दे रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारा जो 60 लीटर मिश्रण है पहले हमारा 3:7 में है। ठीक है, ये बात इतनी यहाँ पर है। उसके बाद कामा के आगे फिर ये बात है दूध और पानी का अनुपात 2:5 बनाने के लिए। 3:7 है, 2:5 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखो सबसे पहले जो आपका ये मिश्रण था वो 60 लीटर का भैया मिश्रण था और उसमें 3:7 के रेशियो में था। ठीक है, 3:7 के रेशियो में था। इसको हमें रेशियो बनाना है 2:5 का। उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। जब भी मिश्रण का इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान देनी होती है कि इसमें पानी मिलाया जा रहा है या दूध मिलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है या दूध मिलाया जा रहा है। तो इसमें देखो क्या मिलाया जा रहा है, इसमें भैया कितना पानी मिलाया जाए। और जो ये रेशियो हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है, कभी कभी लिख देते हैं पानी और दूध, कभी कभी लिख देते हैं दूध और पानी, और आप लोग ध्यान नहीं देते हो, हमेशा दूध और पानी से ही क्वेश्चन लगा देते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पहले दूध दिया हुआ है पहले पानी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, देखो मिल्क और हमारा वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कितना है 3:7 है और इसको हमें बनाना है 2:5 में बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर कितना पानी, ये देखो हमारा वाटर रहा, ये वाटर रहा, कितना पानी और मिलाया जाए। अब देखो यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है। ठीक है, पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है। जब आप पानी मिला रहे हो दूध नहीं मिला रहे हो तो दूध में जितना हमारा पहले दूध रहा होगा दूध तो अभी भी उतना रहेगा, उसमें पानी केवल बढ़ जाएगा।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने दूध को तो भैया बराबर कर लेते हैं, जितना पहले दूध था दूध अब भी उतना है, लेकिन पानी हमने मिला दिया है। तो यहाँ पर दूध पहले हमारा 3 था, अब 2 हो गया। अब तो हमें दूध को क्या करना होगा, मिल्क को हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से कितने से, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो हमारा अब नया रेशियो यहाँ से बन जाएगा। यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा एक नया रेशियो बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखो दूध हमारा बराबर हो चुका है, पानी हमारा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर देखो कहा गया है कि 2:5 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो भैया कितना पानी मिलाया है, 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 पानी मिलाया है, लेकिन ये 1 हमें देखो रेशियो के अकॉर्डिंग पता हुआ है, 1 हमें रेशियो के अकॉर्डिंग पता हुआ है, लेकिन रियल वैल्यू नहीं पता हुई है। अब रियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में रियल वैल्यू केवल एक स्थान पर दी हुई है, 60 लीटर मिश्रण। तो मिश्रण हमारा देखो ये पहले वाला मिश्रण था, पहले मिश्रण तो हमारा ये था, लेकिन अब मैं रियल मिश्रण अपने ये दोनों मानूंगा। ठीक है, जो मैंने नए बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रियल मिश्रण मेरा 60 लीटर था और रियल मिश्रण यहाँ पर कितना है 20 लीटर। ठीक है, रियल मिश्रण हमारा यहाँ 20 लीटर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था 60 लीटर। तो 20 लीटर बराबर हो गया 60 लीटर के, तो 1 बराबर हो गया 3 लीटर के, 1 बराबर हो गया भैया 3 लीटर के। तो यहाँ पर 1 की ही वैल्यू तो हमें निकालनी है। हमने कहा था यहाँ पर 1 पानी मिला रहे हैं, अब 1 मिला रहे हैं, कितना 1 मिला रहे हैं, 1 किसके बराबर है वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कहेंगे ना। तो 1 बराबर है 3 लीटर के, तो यही 1 की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, अब चाहो तो इस 1 का 3 से गुणा करा दो, फिर भी 3 ही तो आएगा भैया, अब इतना ना समझाना पड़े आपको। ठीक है, लास्ट टाइम में तो 1 बराबर कितने के आ गया 3 लीटर के, यानी कि 3 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों मेंसुरेशन की मैंने आपसे कहा था एक दिन मैं एक फार्मूले की क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें सारे फार्मूले मेंसुरेशन के मैं एक जगह कवर करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिलेंगे। और जब मैं मेंसुरेशन की क्लास एक लेकर के आऊँगा उसमें सारे फार्मूले कवर करा दूंगा। तो देखो मेंसुरेशन के आपके सिलेबस में जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ फार्मूलों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फार्मूले कवर हैं तो लगभग 99% वहाँ के आप सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, तो मैं फार्मूलों की क्लास बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2772 वर्ग सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पता है वो होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, 2πr²। ठीक है, 2πr² हमारे अकॉर्डिंग तो भैया ये 2πr² होता है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 2772। अब यहाँ पर देखो 2π का मान रख देंगे 22/7 इंटू r² कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2772 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 5, 11 5 55, 11 दूना 22। और यहाँ पर देखो 4 आया और हम यहाँ पर 4 से काट देंगे, 4 छंग 24 होता है, 1 4 3 12। अब यहाँ पर देखो r² हमारा 63 इंटू 7 बचा। अब यहाँ पर देखो आप लोग मल्टीप्लाई मत कराओ, डायरेक्ट ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या होगा। अब ये किसका होता है 9 इंटू 7 के इसके फैक्टर हो जाएंगे 63 के, और 7 का तो भैया ये यहाँ पर 7 पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा और 7 का यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया यहाँ देख लेते हैं, आर का मान कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, 21 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। तो अर्धगोले का यहाँ पर आपसे आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन जब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, क्या पूछा जा रहा है आयतन पूछा जा रहा है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, 2/3πr³। अब यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर देखो पाई का मान भी रखना पड़ेगा क्योंकि पाई का मान आंसर में दिया नहीं है। आर का मान कितना आया है 21 इंटू 21 हमारा ये हो गया। अब देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हमारा ये कैंसिल हो गया, 22 दूना हमारा ये 44 बचा, उसके बाद 21 441 बचा, 441 बचा। अब यहाँ पर देखो हमें मल्टीप्लाई कराना होगा 4404। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 20% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 256 सेब बचते हैं, तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब थे, वह 20% सेब को भैया बेच देता है और अभी भी उसके पास 256 सेब बचते हैं। अगर यहाँ पर देखो 100% हमारे पास कितने मानते हैं, 100% हमारे पास सेब थे और हमने क्या कर दिया, 20% सेब को बेच दिया, तो बच्चे कितने परसेंट, 80% बचे। ठीक है, परसेंटेज में 80% बचे, ऐसे देखा जाए तो 256 बचे। ठीक है, 256 वैल्यू हो जाएगी 80% की। तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, शुरुआत में उसके पास भैया 100 सेब थे, 100% सेब थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 320, 320। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। दो ट्रेन की गतियों का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 4000, अब देखो थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, मैंने बहुत ही जल्दी टाइपिंग की है तो इसलिए मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर देखो 4000 नहीं, हमारा कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, तो यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, दो ट्रेन मान लिया, उनकी स्पीड का अनुपात S1:S2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में, अब यहाँ पर देखो हमारे अकॉर्डिंग दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 8 है। अब ये हम 8 ना कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में है, ना मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, जब रेशियो में होता है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें रियल चाल पता होनी चाहिए। दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है। अब दूसरी ट्रेन जो S2 है भैया, वो क्या करती है, 400 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है। तो इससे हम चाल आसानी से S2 की प्राप्त कर सकते हैं। तो S2 बराबर हो जाए, चाल बराबर होगी दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय कर रही है, 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। तो S2 की भैया चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 km प्रति हावर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो S2 की चाल हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 8 थी। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 8 थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 km प्रति हावर्स है, तो हमारा 8 बराबर हो जाएगा 100 के, हमारा 8 बराबर हो जाएगा 100 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 100/8 के। और हमें यहाँ पर मान किसका चाहिए, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी, पहली ट्रेन की गति भैया 7 थी, तो हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 700/8 आ जाएगा, 700/8 आ जाएगा। 8 से यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर आंसर देखो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा, 64 होगा। 64 में यहाँ पर कितना बचा, 6 कैरी बचा। तो यहाँ पर 8 7 56, यहाँ पर 4 बचा, 8 5 40, यहाँ पर 87.5 km प्रति हावर्स। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, LCM और HCF का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का HCF और LCM यहाँ पर दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दी हुई है और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। तो देखो हमें एक फार्मूला बताया जाता है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा फार्मूला, आप सभी को पता होगा कि HCM और LCF, HCM इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, संख्या को मैं A और B मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो HCF कितना दे रखा है, HCF हमारा 7 है, LCM हमारा 420 है और हमारी एक संख्या दे रखी है वो है 70 और दूसरी संख्या यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ से कट कर देते हैं, 7 और 7 यहाँ पर 42 होता है और B का मान आ जाएगा, B का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, B का, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर निकालना है तब उनके व्युत्क्रमों का योग। अब B का मान आपको पता हो गया कितना है, 42, और A का मान आपको पता ही है कितना है, 70। ठीक है, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रमों का योग मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर दूँ
व्युत्क्रमों का योग का मतलब हो गया आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b का मान, 1/a प्लस 1/b। तो 1/a का मान कितना है 70 प्लस 1/b का मान कितना है 42। इनका एलसीएम लेकर के अब हम आसानी के साथ निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर 70 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा। उस दिन मैंने आपको, जिन लोगों ने मेरी वो क्लास देखी होगी, तो मैंने एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम लिया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बहुत लोग लग रहा होता है क्या सर एलसीएम का ऐसा भयानक तरीका बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो तरीका देखो यहाँ पर लगाओ कितनी जल्दी एलसीएम आ जाएगा। अब देखो एलसीएम मैंने कहा था जो बड़ी संख्या हो वही मान लेना, कितना मान लेना 70 मान लेना, ठीक है। जो बड़ी संख्या हो वही एलसीएम मान लेना। लेकिन ये हमारा रियल अभी 70 तो होगा नहीं, उसके बाद छोटी संख्या से इसमें भाग दे देना, छोटी संख्या से इसमें भाग दे देना। तो यहाँ पर देखो 7 दाम 70 और 7 छंग 42, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पर देखो मैंने कितना एलसीएम माना था, कहा था 70 मान लेना। अब नीचे यहाँ पर जो छोटी संख्या से भाग दे रहे हो, भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अगर भाग पूरा नहीं गया है तो नीचे जो हमारा बचा है वो इसमें ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या बचा 3 बचा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, देखो 70 इंटू 3 हो जाएगा, 70 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भाग देंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 3 चौको 12 14 25 70। यहाँ पर देखो बीच में प्लस होगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 8/70 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा काट देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 35 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा 4/35 दूना 70 थे 105, ठीक है। 4/105, 4/105 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो देखते ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एवरेज में भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको आप चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मान लो, चाहो तो आप लोग इसको एवरेज का मान लो। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। अब देखो यहाँ पर आपको एक काम करना है, उसकी औसत गति, औसत चाल निकालने के लिए मैं आपको एक पहले फार्मूला लिख दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। औसत चाल बराबर आपको ये फार्मूला बिल्कुल इस तरह से रटा होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है, लेकिन आप लोग इस तरीके से याद करना, औसत चाल बराबर कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या चाहिए हमें, कुल दूरी चाहिए और बटे हमें कुल समय चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमें कुल दूरी चाहिए। कुल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पुरुष है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर एक डिस्टेंस ये हो गई। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर, तो कुल दूरी हमारी ये हो गई 12 और प्लस 10। और नीचे हमें क्या चाहिए, कुल टाइम चाहिए। अब वो देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 12 और समय कितना है हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टाइम कितना लगेगा 3 आवर्स, 3 घंटे। तो कुल समय चाहिए, तो एक तो टाइम हमारा ये हो गया 3 घंटे, दूसरा समय भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो 5 यानी 10/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुल दूरी और कुल टाइम हमारा आ चुका है। कुल दूरी हमारी कितनी हो गई 22 और कुल टाइम कितना हो गया हमारा 5। यहाँ पर 22/5 हो गया, 22/5 को भाग देंगे तो 4 और 5 चक्को 20, ठीक है। 4.4 km प्रति हावर्स, 4.4 km प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, इकाई अंक का क्वेश्चन है। इकाई अंक के क्वेश्चन के बारे में मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर देखो मैं केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने लगता हूँ। और आखिर मैंने आप लोग अगर मेरे पूरे वीडियो लगातार देख रहे हो तो उसमें मैंने जब एक इकाई अंक का इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। जैसे कि मैंने पिछला एक क्वेश्चन देखो उस दिन आया था समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज की जितनी भी कंडीशन थी उस क्वेश्चन में मैंने समाप्त कर दी थी, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी देखो, अब जैसे भी इकाई अंक का क्वेश्चन है इसमें भी देखो थोड़ी सी समस्या का आपका समाधान किए दे रहा हूँ,
थोड़ी सी समस्या का समाधान यहाँ पर किए दे रहा हूँ। जैसे कि देखो मैं इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, देखो जिन लोगों को आता है ये क्वेश्चन देखना, स्किप करना, अपना टाइम लॉस ना करना। जिन लोगों को नहीं आता है मैं जो यहाँ पर प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो लोग ध्यान से सुन लेना, विदाउट स्किप के वीडियो को देख लेना, ठीक है। जिनको आता है वो लोग आसानी के साथ वीडियो को स्किप करें, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर जैसे कि देखो 1 2 3 4 की पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, ठीक है। 1234 की पावर 102 है, 1234 की पावर 102 है। यूनिट डिजिट में मैं आपको जब भी एक क्लास लेकर के आऊँगा, अभी तक मैंने यूनिट डिजिट की कोई क्लास नहीं ली है, मैं उसमें आपका एक कोड मैंने जो स्वयं बनाया है उस कोड को आप लोग याद कर लेना। वो कोड क्या है, 0156 0156 और उसके बाद कामा करके 49, उसके बाद 2378, ठीक है। आप लोग इतने बड़े बड़े यार फ़ोन नंबर याद करते हो, ठीक है। आप लोग को लग रहा था जब भी कोई टीचर इस तरीके से बताता है वो आपसे यही बात कहता है, यार इतने बड़े मोबाइल नंबर याद कर सकते हो, या क्या ये कोई कोड नहीं याद कर सकते हो, सभी लोग यही बात कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं भी देखो यही बात कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, एक छोटा सा कोड है, उसको आप लोग आसानी के साथ याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 0156, ये पूरा अलग है, 0156 49 2378, ठीक है। 0156 49 2378। अब देखो इसमें करना क्या है, इस कोड का मतलब क्या है, बहुत ही बढ़िया और जानदार कोड है। इस कोड से आपके एक नहीं दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि देखो मैं 0156 यहाँ पर क्या लिख दूँ, सेम लिख दे रहा हूँ, सेम लिख दे रहा हूँ, या यहाँ पर 0 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ। अब कह दो ये 0 to 4 का मतलब क्या हुआ, 0 to 4 का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर देखो किसी भी संख्या में लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो 0 रिपीटेशन यानी कि वो 0 बार रिपीट होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझते हैं, 1 2 3 लास्ट में 5 मान लेते हैं, पावर यहाँ पर कितनी लगी हुई है, 125। आपसे कहा जाए कि इसका इकाई अंक बताइए, क्या आप इसका 125 बार मल्टीप्लाई कराओगे, लास्ट में 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 0 रिपीटेशन, ठीक है, कितना वही अंक आ जाएगा। मैंने सेम या 0 लिख रखा है, जिससे कि एक कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम वही वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर दी हुई है, 0 1 5 6, लास्ट में 5 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, कुछ भी पावर हो वही अंक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सेम और 0 लिख रखा है, कुछ भी आप लोग यहाँ पर समझ लेना सेम और 0 से। उसके बाद 49 का भी देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि 49, अब यहाँ पर मैंने 2 लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे करके इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 2 3 4, इसकी पावर लगी हुई है 2 2 7। क्या भैया इसका 2 2 7 बार यहाँ पर लिखोगे, गुणा कराओगे तब यूनिट डिजिट बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो लास्ट में 4 दिख जाए या 9 दिख जाए, लास्ट में 4 दिख जाए या 9 दिख जाए, आपको पावर को 2 से भाग देना है। पावर को इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख रखा है, पावर को 2 से भाग देना है। जब पावर को 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, विषम संख्या है 1 बचेगा। तो लास्ट वाली संख्या पकड़ करके पावर उसमें 1 लगा देना, वही आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, वही आपका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2378 में। 2378 का मतलब हुआ अगर कहीं पर भी आपको 2378 दिखे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ 3 2 4 5, यहाँ पर 7, लास्ट में 7 मान लेता हूँ, इसकी पावर यहाँ पर लगी हुई है 503 मान लेता हूँ, ठीक है, 505 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कहा है 2378, लास्ट में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ लेना। लास्ट में इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर दिख जाए तो आपको एक काम करना है, पावर को 4 से भाग देना है। पावर को 4 से जब पावर को जब 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, अंदर हमारा कितना आ जाएगा, 4 एकम 4,
यहाँ पर देखो भाग कितने बार जा रहा है, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचा 1, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा, 4 छंग 24, यहाँ पर कितना बचा 1, एक रिमाइंडर बचा, पावर में वही रिमाइंडर लगा देना 7 की पावर 1, और यूनिट डिजिट आपका आ गया 7, इकाई अंक कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो ये देखो रहा पूरा प्रोसेस यूनिट डिजिट का। मैंने कहा था इस यहाँ पर कोड से आपके एक नहीं दो दो काम होंगे, आपने कहा दो दो काम, तो सर आपने अभी तक नहीं बताया। अब देखो दूसरा काम भी आप लोग यहाँ पर देख लो, जो लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पर दी हुई हैं इनका मतलब 2378। ठीक है, ये जो 2378 हैं, अगर आपसे कहा जाए कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर देखो देख लेते हैं 5 3 2 7 9 8 9, ठीक है 7, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर देखो ऑप्शन आपको क्या रखे मिलेंगे, ऑप्शन आपको जो रखे मिलेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है। इतनी बड़ी वैल्यू का अगर आप कहीं वर्ग कराओगे तो काफ़ी टाइम लॉस होने वाला है। जब भी आपसे वर्ग में इतनी बड़ी वैल्यू दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब एग्जामिनर आपके साथ कुछ खेल खेल रहा है। खेल क्या खेल रहा है, अगर किसी भी वैल्यू का आप वर्ग करोगे, कोई भी वैल्यू हो उसका यदि आप वर्ग करोगे तो लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएंगे। लास्ट में कोई भी वैल्यू आप आजमा करके देख लेना, लास्ट में अगर किसी भी वैल्यू का अगर आपने वर्ग किया है तो उसका जो लास्ट अंक आएगा वो कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। 2 3 7 और कुछ भी हो, ठीक है, और सारे अंक होंगे, लेकिन लास्ट अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जामिनर आपके साथ क्या खेल चलता है, इतनी बड़ी वैल्यू दे करके वहाँ पर 3 ऑप्शन में यही होते हैं, लास्ट में किसी भी ऑप्शन में 2 होगा, लास्ट में किसी ऑप्शन में 3 होगा, लास्ट में किसी ऑप्शन में 7 होगा। ठीक है, किसी में 8 भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शनों में लास्ट में ये वाले अंक रखे होंगे और एक उसका रियल आंसर होगा। तो आपको वहाँ पर आंसर नहीं निकालने बैठ जाना है, उसका वर्क करने नहीं बैठ जाना है। वहाँ पर अगर आपको पता है 2378 ये वाले अंक किसी भी संख्या का वर्क करने पर नहीं आते हैं लास्ट में, तो वहाँ पर आप लोग विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे ही उस ऑप्शन को टिक कर दोगे, अगर ये बात आपको पता है। तो ये 2378 वहाँ पर बहुत अच्छा सा काम करता है। तो दूसरी बात हमारी ये हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई अंक का जितना भी खेल था इस क्वेश्चन में मैंने समाप्त कर दिया है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह में। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1234 की पावर 102 प्लस 1234 की पावर 103। अब यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा कौन सा अंक है, 4 है। लास्ट में कौन सा अंक है, 4 है। मैंने ये बात कही थी कि अगर लास्ट में आपको 4 और 9 दिखाई पड़े तो आपको पावर को 2 से भाग देना है। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1234 की पावर जो हमारी 102 दी हुई है, यहाँ पर देखो लिख के समझा दूं जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। 1234 की पावर 102, इसको हम किससे भाग देंगे, इसको हम 2 से भाग देंगे, और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 1234 की पावर 103, 1234 की पावर 103, और इसको भी यहाँ पर भी लास्ट में देखो इकाई अंक 4 है। जब भी मैंने कहा था लास्ट में 4 और 9 हो तो पावर को 2 से भाग देना। अब यहाँ पर देखो पावर को 2 से भाग दोगे। अब यहाँ पर पूरी संख्या लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ पर केवल आप लोग लास्ट डिजिट को लिखोगे 4 को, और 4 की पावर यहाँ पर 2 से भाग दोगे तो ये तो पूरा चला जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। जब भाग पूरा चला जाए तो ये भी बात देखो क्वेश्चन आ गया तो बता दूं, नहीं काफ़ी इसमें डाउट हो जाता, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता सर अब तो पावर 0 आ गई, अब तो मान इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर 0 तो मान 1, ऐसा नहीं करना है। अगर भाग पूरा चला जा रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर पावर आपको 2 ही मान लेनी है। जैसे कि आप किसी भी डिजिट को यहाँ पर 4 से भाग दिया था ऊपर वाले को, अगर भाग पूरा चला जाता तो 7 की पावर 0 नहीं मानोगे, 7 की पावर वही 4 मान लेना। आप 2 से भाग दो, आप अगर 2 से भाग दे रहे हो, यहाँ पर भाग पूरा चला जा रहा है तो पावर आपको यहाँ पर 0 नहीं माननी है, आपको यही वाला अंक जिससे आपने भाग दिया है वही पावर मान लेनी है। इसी प्रकार 4 से, इसी प्रकार 2 से, यहाँ पर पावर आप 4 मान लेते अगर भाग पूरा चला जाता।
अब यहाँ पर देखो 1234, यहाँ पर भी लास्ट में भैया क्या है 4 है, और 4 की पावर हम कितना करेंगे, यहाँ पर देखो पावर हमारी ऑड है तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 16 का क्या लेंगे हम 6। यहाँ पर देखो पूरा डिजिट लिखने का कोई मतलब, क्योंकि हमें यहाँ पर इकाई अंक बताना है, पूरी वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं रहा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 4 कितना होता है 10, 6 4 10 का हम 0 लेंगे, ठीक है। इकाई अंक कितना आया 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद अवि और उसके पिता की औसत आयु 50 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है, तब 10 वर्ष पहले अवि की आयु कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद अवि और उसके पिता की औसत आयु कितनी है 50 है। जब भी देखो अगर औसत आयु दे और औसत आयु में वहाँ पर लिखा हो 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, ठीक है, उसको आप लोग वर्तमान में लिखोगे। वर्तमान में लिखोगे अवि हैं और अवि के यहाँ पर कौन है, पिताजी हैं, उनके फादर साहब हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी औसत आयु कितनी है 50 है 10 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पर अगर 50 में हम यहाँ पर 10 कम कर दें तो कितनी हो जाएगी, अगर वर्तमान में लाना है, वर्तमान में अब वो 10 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 50 है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। देखो औसत आयु में डायरेक्ट आप ये जो 10 वर्ष बाद दिया हुआ है तो उसमें 10 घटा सकते हो, अगर 10 वर्ष पहले दिया हुआ है तो वहाँ पर 10 वर्ष जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे हम नहीं जोड़ सकते, औसत आयु में ही ये कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूँ जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना बने। अब यहाँ पर देखो इनकी औसत आयु कितनी है 50 है, तो औसत आयु का यहाँ पर इनका सम निकालोगे तो अवि और उनके फादर की आयु कितनी आएगी 100 आएगी। ये 10 वर्ष बाद है, अवि और उनके फादर की यहाँ पर आयु का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अवि और उनके फादर की आयु का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 10 वर्ष बाद है ये आयु, अगर हम वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान में अवि और उनके फादर की हम वर्तमान में अगर निकालेंगे, प्रेजेंट में निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना होगा, अवि भी भैया 10 वर्ष पीछे जाएंगे, इनके फादर भी 10 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तब देखो कितना आ गया 80 आ गया, 80 आ गया। अब यहाँ पर भी मैंने आपसे वही बात कही थी कि अवि और फादर जब भी यहाँ पर औसत दिया हो तो यहाँ पर डायरेक्ट ये 10 वर्ष घटा सकते हैं, 10 वर्ष डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रेजेंट में अवि और उनके फादर की आयु है कितनी है 40 हो जाएगी। ये 40 औसत आयु है। अगर हम इसका वर्तमान में योग निकालें, प्रेजेंट में इसका हम सम निकालें, प्रेजेंट में इसका हम अगर सम निकालें तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा योग। देखो 80 यहाँ से भी आया, 80 यहाँ से भी आया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से आप लोग निकाल लिया करना, ठीक है। तो अवि और उनके फादर की औसत आयु कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। वर्तमान आयु का योग मैंने निकाल लिया है 80, वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 का दिया हुआ है, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 80 के, 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 80 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 20 के, 1 बराबर 20 के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इनकी अवि और उनके फादर की रियल आयु पता हो चुकी है। अवि की आयु कितनी है 20 वर्ष है और उनके फादर की आयु कितनी है, फादर की आयु देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं, बीते 60 वर्ष है, ठीक है। कितनी है 60 वर्ष है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तब 10 वर्ष पहले अवि की आयु कितनी थी, 10 वर्ष पहले। वर्तमान में अवि 20 साल के हैं, तो 10 वर्ष पहले अवि की आयु में 10 वर्ष यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 10 ईयर्स, ठीक, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b का अनुपात 5:4 है तो b अनुपात c का अनुपात 3:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखो a/b हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:4 का रेशियो दिया हुआ है, और b/c यहाँ पर दिया हुआ है 3:5 का रेशियो दिया है। आपसे पूछा जा रहा है a/b/c। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर लगा देना। कैसे कि जैसे देखो यहाँ पर
अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे पहले मैं एक तरीका आपको बता दूं, इसको ऑप्शन से भी बहुत ही सेकंडों में उड़ा सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, और आपको नहीं ऑप्शन से लगाना है तो मैं इसका तरीका भी बता दूंगा। जैसे कि देखो यहाँ पर A/B कितना दिया हुआ है 5/4, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको चेक करना है कौन सा, यहाँ पर ये देखो सभी A, B और C का रेशियो दिए हुए हैं, क्योंकि A, B और C का ही अनुपात तो पूछा गया है, तो यहाँ पर ये सभी A, B और C के रेशियो में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें A/B 5:4 बन जाए, 5:4 बनना है। तो जैसे कि देखो ये तो 5:4 बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 12 5 का मल्टीप्लाई ही नहीं है। ये बनेगा भैया, ये यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा 5:4 में बन जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है 15:12, अगर हम 15 को 3 से काटें तो 3×5 15, 3×4 12। यहाँ पर देखो C से हमारा कोई मतलब नहीं, केवल हम A/B देखेंगे। A/B जो है हमारा 5/4 के रेशियो में आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3×5 15, 3×4 12, 5/4 में बनना है। उसके बाद कोई भी वैल्यू यहाँ पर देखो काटेंगे, यहाँ पर 5×20 और यहाँ पर 5×3 15, ठीक है, 4/3 बनना है। तो 5/4 नहीं बनना है, यहाँ पर भी 5/4 नहीं बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 5/4 बनना है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल ऑप्शन से देख करके ही ऐसे क्वेश्चन को हम उड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अगर आपको तरीका जानना है तो तरीका जान लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये तरीका लगा देना, बहुत ही सॉलिड होता है। यहाँ पर देखो ऐसे गुणा करा देना, 5 कितना हो जाएगा 15 डायरेक्ट, और यहाँ पर एक बार घुमा करके गुणा करा देना, 4 कितना होता है 12, एक बार फिर सीधा गुणा करा देना पीछे वाली वैल्यू से, तो 5 कितना हो जाएगा 20, 15 और 12 20। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना SSC GD वालों, और बेल आइकन के साथ क्या करना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।